नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोली और जहर पार्ट 5। आदत से मजबूर बॉबी घर के मातमी माहौल में भी इठलाती बलखाती मुस्कुराती ड्राइंग रूम में सुनील के रूबरू पेश हुई। बॉबी, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। यस सर, वो इठलाती हुई बोली। चाबी नहीं खोई कभी? जी भाई, जो उस कमरे की होती है जिसमें हम तुम बंद हो तो जो खो जाती है। फिर लाइन मार रहे हैं सर? सुनील हंसा और फिर बोला। बॉबी, एक बात का अफसोस तुम्हें हो ना हो, हमें है। किस बात का सर? इसी बात का कि बनाने वाले ने जिस कूची से तुम्हारी सूरत उकेल उसी से तुम्हारी तकदीर न लिखी। लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि तकदीर हर कोई अपनी खुद लिखता है। तुम लिख रही हो अपनी तकदीर खुद? जल्दी क्या है सर? पेन में स्याही तो भर ली होगी। क्या कहना चाहते हैं सर? कल्पना से कितने पैसे लिए? तत्काल बॉबी के चेहरे से मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे बिजली का स्विच ऑफ कर देने से बल्ब बुझ जाता है। जवाब दो, सुनील तीखे स्वर में बोला। कैसे पैसे? वो भी तीखे स्वर में बोली। किस बात के पैसे? सुनो, किस बात के पैसे? मैंने दरियाफ्त किया है कि यहाँ जब कॉल बेल बजती है तो फ्रंट डोर अमूमन तुम खोलती हो। इतवार शाम को कल्पना कंसल यहाँ आई थी, लेकिन उसकी आमद किसी को खबर नहीं। मैडम इतवार शाम को नहीं, शनिवार शाम को आई थी। शनिवार शाम को भी आई थी वो, लेकिन उसकी उस शाम की यहाँ आमद को तुम इसलिए नहीं छुपा रही हो क्योंकि वो छुपने वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी यहाँ मौजूदगी के दौरान पंकज यहाँ पहुँच गई थी और उसका ठाकुर साहब की स्टडी में कल्पना से आमना सामना हो गया था। तुम्हारी मेहरबानी से इतवार को वो स्टडी में निर्विघ्न पहुंच गई थी। उस मेहरबानी की क्या कीमत वसूल की थी तुमने? लेकिन ये झूठ है। मेरी जानकारी में इतवार शाम को कल्पना मैडम यहाँ नहीं आई थी। चोर की मदद करने की सजा जानती हो? कौन चोर? तुम्हें मालूम है कौन चोर? मुझे कुछ नहीं मालूम। बॉबी, इस वक्त तुम झूठ बोल सकती हो, मेरे से तो बोल ही सकती हो, लेकिन अगर भगवान ने खूबसूरती के साथ गलती से थोड़ा बहुत दिमाग भी दे दिया हो तो सोचो, जब पुलिस कल्पना से ही कुबुलवा लेगी कि इतवार की शाम को वो यहाँ आई थी और उसे तुमने यहाँ का मुख्य द्वार खोलकर भीतर आने दिया था, तो तब तुम्हारा क्या होगा? प्रत्युत्तर में केवल एक क्षण को बॉबी के चेहरे का रंग बदरंग होता लगा, लेकिन फिर तत्काल वो संभल गई और फिर पूरी ढिठाई से बोली। सर, जो कुछ आप कह रहे हैं मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि आप कौन हैं और इतना कुछ क्यों कह रहे हैं। मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अरे, तत्काल सुनील मक्खन से लिपटे स्वर में बोला। तुम तो खफा हो गई। वो खामोश रही। अच्छा चलो, मान ली तुम्हारी बात। सुनील पूर्वता मीठे स्वर में बोला कि उस शाम को तुमने कल्पना को यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन बाद में तो तुमने उसको घर में देखा था ना? नहीं, वो अप्रसन्न भाव से बोली। नहीं देखा था। देखा होता तो मैं ये कहती कि इतवार शाम को मेरी जानकारी में कल्पना मैडम यहाँ नहीं आई थी। तुमने काली पोशाक वाले उस चोर को तो देखा था जो ठाकुर साहब की स्टडी में था और वहाँ की खिड़की फांदकर यहाँ से भागा था। हाँ, देखा था। क्या वो कल्पना थी? क्या कह रहे हैं सर? क्या वो कल्पना थी? सर, वो चोरनी। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो चोर कोई आदमी नहीं, कोई औरत थी। लेकिन कल्पना मैडम? जवाब दो। मैंने चोर की सूरत कहाँ देखी थी? सूरत किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन पीठ तो देखी थी, कद काट तो देखा था, पोशाक तो देखी थी। कद काट तो वो सोचती हुई बोली था चोर का कल्पना मैडम जैसा। पोशाक? काली जीन जैकेट पहने तो एक दो बार मैंने देखा था कल्पना मैडम को, लेकिन टोपी उसने अपने जनाना बाल छुपाने के लिए पहन ली होगी। वो कुछ क्षण खामोश रही, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। अब जरा सोच के जवाब दो। सुनील बोला। क्या वो परसों शाम भी यहाँ आई थी? परसों शाम भी? बॉबी ने दोहराया। 5 बजे के आसपास ही, जबकि ठाकुर साहब यहाँ नहीं थे, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो सुबह के निकले शाम 6 बजे वापस लौटे थे। जरा याद करो, तब पंकज और नम्रता कहाँ थी? बेबी तो दोपहर से ही घर में नहीं थी और नम्रता मेम साहब
लंच के बाद जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तो कुंवर जी का फोन आने के बाद यहाँ से गई थी। कुंवर जी से मिलने? शायद। यानी कि तब घर में नौकर चाकर ही थे, राम मिलन नहीं था। न सही। मेरा सवाल ये था कि क्या परसों शाम भी कल्पना यहाँ आई थी और ठाकुर साहब के बेडरूम में गई थी? बेडरूम में? हाँ। मुझे खबर नहीं। किस बात की? उसके यहाँ आने की या उसके बेडरूम में जाने की? दोनों बातों की। वैसे इतनी खबरदार लड़की बनती हो। जी, वो बातें भी जान जाती हो जो कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानता जिसके साथ की पीती हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि कृष्णा को नहीं पता कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, ये बात है। वकील साहब से बात हुई होगी? हाँ। सर, कृष्णा अपनी जुबानी कैसे कबूल कर सकती थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? आत्महत्या करना तो अपराध है। करने की कोशिश करने वाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है, मालूम? मेरे से पूछ रही हो? हाँ, पहले नहीं मालूम था, अब तुम्हारे बताए मालूम हो गया। वो बड़ी शान से हंसी। तो सुनील आगे बढ़ा। कृष्णा ठाकुर साहब की ओवल्टीन को इसलिए दोष दे रही थी क्योंकि वो इस बात पर पर्दा डालना चाहती थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें कि वो नाकाम रही थी। पर्दा तो वो बॉबी तनिक आगे को झुककर बड़े राजदाराना लहजे से बोली। एक इससे भी गंभीर बात पर डालना चाहती थी। इससे भी गंभीर बात? सुनील के नेत्र फैले। हाँ। वो क्या बात हुई? बता दूं? हाँ, प्लीज। बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आपने किसी को कहा कि बात आपको बॉबी ने बताई थी तो मैं साफ मुकर जाऊंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब बोलो, क्या बात है? सस्पेंस से मेरा दम निकला जा रहा है। जवाब देने से पहले वो सुनील के करीब आ गई और आगे को झुककर अपना मुंह उसके एक कान के इतने करीब ले आई कि सुनील को अपना गाल उसकी गर्म सांसों से फूंकता महसूस हुआ। कृष्णा, वो फुसफुसाती सी बोली। प्रेग्नेंट थी? क्या? सुनील अचकचाकर बोला। उसका पांव भारी था, वो उम्मीद से थी, और जिसकी वजह से वो उस हालत में पहुंची थी उसने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया था। अब आप ही सोचिए सर कि ऐसी हालत में एक नौजवान कुमारी कन्या आत्महत्या न करती तो क्या करती? लेकिन सुनील अचकचाया सा बोला। तुम्हें कैसे मालूम कि वो प्रेग्नेंट थी? उसने खुद बताया। वो भला क्यों बताती? तो मैंने, वो गर्व से बोली, खुद अपनी अक्ल से अंदाजा लगाया। कैसे? कैसे? उसकी हरकतों से, उसकी खास पोल खोलने वाली हरकतों से। मसलन क्या करती थी वो? अचार खाती रहती थी, नींबू चाटती रहती थी, उपकाइयाँ लेती रहती थी, पेट मलती रहती थी और पता नहीं क्या क्या करती थी। कमाल है, तुम इतनी सी तो हो और प्रेगनेंसी के बारे में यूं ज्ञान बघार रही हो जैसे प्रेगनेंसी के हर स्टेप का तुम्हें जाती तजुर्बा हो। ओह सर, आप तो यहाँ क्या कर रही है? बॉबी चिढ़ कर सीधी हुई। उसने घूर कर देखा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर नम्रता को खड़ी पाया। मैडम, बॉबी तत्काल हकलाती हुई बोली। मैं यहाँ, इन्होंने मुझे। चल भाग यहाँ से। बॉबी सरपट वहाँ से भागी। तब नम्रता सुनील की तरफ आकर्षित हुई। आप? वो असमंजसपूर्ण भाव से उसे घूरती हुई बोली। अभी यहीं है? यानी कि? सुनील उठता हुआ बोला। आपको खबर है मेरी यहाँ मौजूदगी की? हाँ, सक्सेना साहब ने बताया था। फिर तो ये भी बताया होगा कि मैं आपसे चंद बातें करने का ख्वाहिशमंद हूँ। हाँ, बताया था। तो फिर? लेकिन इस वक्त कोई बातचीत मुमकिन नहीं, भले ही वो आप ही के हित में हो। क्या मतलब? 2 मिनट की मोहलत दें तो अर्ज करूं। सिर्फ 2 मिनट, ऊपर 1 सेकंड भी नहीं। कबूल। वक्त जाया ना हो, इसलिए मैं सीधे असल बात पर आता हूँ। वकील साहब ने आपको बताया कि कृष्णा आप पर क्या इल्जाम लगा रही है? हाँ, बताया। नम्रता के स्वर में वितृष्णा का पुट आ गया। जात दिखा दी अपनी कमीनी ने। अच्छा हुआ मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। पहले मुझे इस बात का थोड़ा बहुत अफसोस था, तो अब नहीं है। वैसे उसकी बात में कोई दम लगता है आपको? क्या मतलब? क्या ये नहीं हो सकता कि जो वह कह रही है या सोच समझ रही है वो सच हो? मिस्टर सुनील, यानी कि नहीं हो सकता। आपने मुझे बहुत कम वक्त दिया है, इसलिए मैं बहस में वक्त जाया नहीं करूँगा। बहरहाल नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता।
अब मेरा अहम तरीन सवाल, कंगन वाकई कृष्णा ने चुराया था? ये भी कोई पूछने की बात है तो सही। न होती तो मैं पूछता। कंगन उसके कमरे में से, उसके सामान में से बरामद हुआ था। गुस्ताखी माफ मैडम, अगर वो हाउसकीपर पुष्पा के कमरे में से बरामद होता तो आप पुष्पा को चोर मानती? पुष्पा को? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की बहुत पुरानी मुलाजिम है और यहाँ हर किसी को उस पर मुकम्मल भरोसा है। पुरानी मुलाजिम तो कृष्णा भी थी। 7 साल काफी लंबा वक्फा होता है किसी एक मुलाजमत में, नहीं? वो ठीक है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि कंगन कृष्णा के कमरे में से बरामद हुआ था। कबूल। मेरा सवाल ये है मैडम कि कंगन अगर पुष्पा के कमरे से बरामद होता तो? ऐसा नहीं हो सकता था। पुष्पा खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा भरोसा करने वाले मालिकान मिले, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फर्ज कीजिए, सिर्फ फर्ज कीजिए कि कंगन पुष्पा के कमरे से बरामद हुआ होता तो वो सोचने लगी। तो मालिकान का चौथाई सदी से पुष्पा पर बना भरोसा डामाडोल हो जाता? ऐसा तो ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि भाई पुष्पा की बात और है। क्यों और है? सुनील जिद भरे स्वर में बोला। उसकी बात और है तो कृष्णा की बात और क्यों नहीं है? नम्रता से जवाब देते ना पड़ा। हकीकत ये है मैडम, सुनील एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, कि अगर पुष्पा के साथ या राम मिलन के साथ ये कुछ हुआ होता तो खुद आप ही पुष्पा की वकालत कर रही होती कि बेचारी को बदनाम करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए किसी ने उसके खिलाफ ये एक घिनौनी चाल चली थी। नम्रता ने बेचैनी से पहलू बदला। अब सुनील बोला, लाख रुपए का सवाल ये है कि जब पुरानी मुलाजमत के लिहाज से इस हाउस होल्ड में पुष्पा और कृष्णा का तकरीबन एक ही दर्जा है, तो फिर यही वकालत आपने कृष्णा की क्यों न की? आपने कृष्णा को ये संदेह लाभ देने के काबिल क्यों न समझा कि किसी ने उसकी बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ ये घिनौनी चाल चली थी? किसने? किसी ने भी। इस वक्त अहम बात ये नहीं है कि ऐसा किसने किया। इस वक्त अहम बात वो रवैया है जो कि ऐसा हो चुकने के बाद आपने कृष्णा के खिलाफ अख्तियार किया। इस वक्त अहम बात यह है कि आपने ये गरीब मार क्यों की? हमने कोई गरीब मार नहीं की। नम्रता एकाएक हत्ते से उखड़ गई। कृष्णा चोर थी, कृष्णा ने चोरी की थी, कृष्णा को नौकरी से निकाल दिया गया, बस। यानी कि आपने जो किया ठीक किया? हाँ, यानी कि आप में और कृष्णा में कोई मुलाहजा तो बाकी ना हुआ। एक नामकुल नौकर के साथ मुलाहजा कैसा? फिर तो आपको इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि कृष्णा ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि आप अपने पति का कत्ल करने की फिराक में थी और परसों रात इसका सामान भी कर चुकी थी। है गिला शिकवा, हमें सख्त ऐतराज भी है। इस ऐतराज का इजहार आप कैसे करेंगी? वैसे ही जैसे हमारे हित चिंतक हमें राय देंगे। कब करेंगी? फौरन? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ता हमारे पर अभी फासले से भौंक रहा है। फासले से भौंकते कुत्ते के पीछे लाठी लेकर भागना मूर्खता होती है। जब वो करीब आकर हमारे ऊपर झपटने को आमादा होगा तो देख लेंगे। वेरी वेल सेड इंडीड। तो अब आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या? नौजवान भी। मेनका, रंभा, उर्वशी वाली ही असेंबली लाइन की प्रोडक्शन मालूम होती हैं। जिंदगी में कभी मेरा शादी का इरादा बना तो जीवन संगनी बनाने के लिए कोई आप ही जैसी लड़की तलाश करूंगा। आप मातम में हैं, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं ऐसी बातें करने का। लेकिन फिर भी इसलिए ये हौसला कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। कोई मुनासिब मौका होता तो घंटों कसीदे पढ़ता आपकी खूबसूरती के। लेकिन इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। नम्रता के चेहरे पर नरमी के भाव आए। सुनील को उसकी आंखों में एक क्षण को वो चमक भी दिखाई दी जो परी चेहरा औरतों की आंखों में अपनी खूबसूरती का बखान सुनकर पैदा होती थी। तो वो अपलक उसे देखती हुई बोली, तो ये? सुनील बोला कि आपने एक बीमार उम्र दराज शख्स से शादी क्यों की? तत्काल नम्रता के चेहरे के भाव बदले। तौबा, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली, अब तो कुत्ते करीब से भी भौंकने लगे। आपने मुझे कुत्ता कहा? मिस्टर सुनील? यस मैडम, काइंडली गेट आउट ऑफ माई हाउस।
यस मैडम, सुनील तनिक सिर नवाकर बोला। राइट अवे मैडम, बट आई विल बी बैक। मैं फिर आऊँगा। दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि जब मैं वापस लौटूंगा तब मेरा यहाँ दाखिला आपकी इजाज़त का मोहताज नहीं होगा। क्यों? वो आंखें निकाल कर बोली। क्यों नहीं होगा? पता चल जाएगा। अभी आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझी थी। ठीक समझी थी आप। मैं शरीफ भी हूँ और आदमी भी हूँ। शरीफ आदमी के ये लक्षण होते हैं। हैरानी है कि उन लोगों का भी शराफत का तकाजा है जो घर आए मेहमान को कुत्ता कहते हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं किसी भी वक्त आपसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए बंदा रुखसत होता है। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँगा, आपको कुछ बता रहा हूँगा जो कि आप बहुत गौर से सुनेंगी। तब तक के लिए सुनील ने अभिवादन के तौर पर अपनी एक उंगली से अपनी पेशानी को छुआ। नमस्ते। फिर वो नम्रता को वहीं खड़ा छोड़कर उससे पहले ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। सुनील ने कॉल बेल बजाई तो जवाब में चौखट पर एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वो नीली जीन और बिना बांह की काली बनियान पहने था और चिंगम चबा रहा था। यस, सुनील को देखकर वो बोला। मेरा नाम सुनील है। सुनील मीठे स्वर में बोला। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। नरोत्तम ठाकुर के कत्ल में मेरे पेपर की खास दिलचस्पी है। उसी सिलसिले में मैं मिस्टर सेठ से चंद बातें करने आया था। कौन सा पेपर है आपका? ब्लास्ट। ओह, आप कहीं सुनील कुमार चक्रवर्ती तो नहीं? वही। मिस्टर, आई एम योर फैन एंड एडमायर। चार्टर्ड अकाउंट ना होता तो शर्तिया जर्नलिस्ट होता। आपकी तारीफ? मुझे अंकुर कहते हैं। आप मिस्टर दरबारी सेठ के साहबजादे हैं? हाँ। परसों शाम को नेपियन हिल वाली शादी में आप भी तो गए थे, मकतूल के घर वालों के साथ? हाँ। फिर तो चंद सवाल आपसे भी पूछने से मेरा काम चल जाएगा, बशर्ते कि आपको कोई ऐतराज ना हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं। आइए। अंकुर उसे अपने साथ फ्लैट के छोटे किंतु बहुत सुरुचि से सजे ड्राइंग रूम में ले आया। घर में कोई नहीं है। वो बोला, मम्मी पापा ठाकुर साहब के यहाँ मुगल बाग गए हैं और नौकर बाजार गया है, इसलिए मैं आपकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकता। नेवर माइंड दैट, सुनील बोला। आप 2 मिनट बैठ के बात कर ले मेरे से, यही मेरी खिदमत है। दोनों आमने सामने बैठ गए। सुना है, सुनील बोला, ठाकुर परिवार की आप लोगों से कोई रिश्तेदारी भी है? दूर दराज की। अंकुर बोला, कोई करीबी रिश्ता नहीं है, आना जाना काफ़ी है। वो तो है। कैसे हैं वो लोग? अच्छे लोग हैं। आपको पसंद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खास पसंद कौन है? अंकुर हंसा। सुनील ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है, अंकुर बोला, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए, उन जवाबों की तस्दीक चाहिए जो आप पहले ही कहीं और से हासिल कर चुके हैं। मतलब? जैसे आप जानते नहीं, आपको मालूम होता है कि मैं ठाकुर साहब की बेटी पंकज के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। ऐसा है? है तो सही। सच पूछिए तो आज की तारीख में मेरी जिंदगी का अहम मकसद ही ये है कि किसी तरफ से पंकज मेरी हो जाए। आई सी। सुनील एक क्षण चुप रहा और फिर बोला, ठाकुर साहब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत नापसंद किए जाने लगे थे। क्या मतलब? कोई किसी ऐसे शख्स का कत्ल थोड़ी ही करता है जिसे कि वो पसंद करता हो। नापसंदगी की भी हद ही हो गई हो तो कत्ल की नौबत आती है। अब देखिए तो, एक ही रात में एक शख्स के कत्ल की दो कोशिशें। दो? वो सक पकाया। एक नाकाम, दूसरी कामयाब। मिस्टर चक्रवर्ती, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। समझाने के लिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मिस्टर सेठ, एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसका ये दावा है कि परसों रात ठाकुर साहब आक्रामक मौत न मरे होते तो जहर से मर गए होते। अंकुर हक्का पक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। जहर से? वो बोला। वो कैसे? जवाब में सुनील ने संक्षेप में उसे वो कहानी सुनाई जो उसने कृष्णा की जुबानी सुनी थी। कमाल है, अंकुर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। ठाकुर साहब को जहर देकर मारने का कायरतापूर्ण इरादा किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। हालात बताते हैं कि ठाकुर साहब की ओवल्टीन में डिजीट्रैक्स की गोलियां पीसकर मिला देने का मौका बहुत लोगों को हासिल था, मसलन घर वालों को,
नौकरों चाकरों, घर आने वाले मेहमानों को भी, उन्हें खास तौर से, क्योंकि सुना है कि ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी की नीयत से हर कोई दंदनाता हुआ सीधा ऊपर ठाकुर साहब के बेडरूम में ही पहुंचता था। आप लोगों की ही मिसाल है। सुना है परसों शाम को आपके माता पिता सब बारी बारी ऊपर ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी के लिए गए थे। ओह, यानी कि शक के दायरे में हम भी आते हैं। कुछ कुछ है तो सही ऐसा। हमें क्या जरूरत थी ठाकुर साहब को जहर देने की, ये तो आप बताइए। हमें कोई जरूरत नहीं थी। हमें क्या, किसी को भी कोई जरूरत नहीं थी। ठाकुर साहब तो देवता स्वरूप व्यक्ति थे, कौन उन्हें जहर देकर मारना चाहता। आप भूल रहे हैं कि उसी देवता स्वरूप व्यक्ति को किसी ने पॉइंट ब्लैंक गोली से उड़ा दिया था। ओह यस यस। वो कुछ क्षण असमंजसपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश रहा और फिर बोला, लेकिन ऐसे मामलात में गोलीबारी अमूमन एक वक्ती जोश का, एक जुनून का, एक्सट्रीम प्रोवेक्शन का नतीजा होता है, जबकि जहर से कत्ल एक बेहद सोचा विचारा, पहले से तैयार शुदा कदम होता है। बहुत समझदारी की बात कही आपने। अब ये भी कबूल कीजिए कि ये सोचा विचारा, पहले से तैयार शुदा कदम उठाने का मौका उन तमाम लोगों को हासिल था जिनका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन अंकुर हंसा। बाजी कोई और ही मार गया। जहर का नतीजा पेश होने से पहले ही कोई उन्हें शूट कर गया। आपकी राय में कौन था वो शख्स? क्या पता कौन था, कौन हो सकता है, मुझे क्या मालूम। सोचिए। वो सोचने लगा। ठाकुर साहब की बीवी और बेटी शादी में हर वक्त आपकी निगाहों में थी। बेटी थी, अंकुर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ही पंकज का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब नम्रता की तरफ तो आपकी क्या तवज्जो रही होगी। आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि नम्रता नेपियन हिल की उस शादी से खिसक कर चुपचाप मुगल बाग पहुंच गई थी और ठाकुर साहब को शूट करके चुपचाप वापस लौट आई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो तो सकता है। वो चिंतित भाव से बोला। वो बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कम से कम 1000 लोग आमंत्रित थे वहां। ऐसे माहौल में कहाँ किसी पर मुतवाता नजर रखी जा सकती थी। लेकिन क्या लेकिन? जब नम्रता जहर की सूरत में ठाकुर साहब की कत्ल का सामान कर ही आई थी, तो उसे चुपचाप वापस जाके कत्ल का दूसरा इतना वायलेंट तरीका अख्तियार करने की क्या जरूरत थी? मैंने ये नहीं कहा कि जहर से ठाकुर साहब के कत्ल का सामान नम्रता ने किया था। ये नौकरी से निकाले जाने की वजह से भड़की हुई कृष्णा का नम्रता पर आरोप है, जो कि बेबुनियाद हो सकता है। ये आरोप ही क्यों, जहर की सारी कहानी बेबुनियाद हो सकती है, मोटिवेटेड हो सकती है। कृष्णा के बयान के अलावा कौन सी बात है जो जहर की कहानी को सच साबित करती है? और बात कृष्णा की उस रात बिगड़ी हालत है, लेकिन अब तो उसके भी 2 वर्जन सुनने में आ रहे हैं। और 2 वर्जन? हाँ, एक ये कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और दूसरा ये कि वो प्रेग्नेंट थी। फिर भी आपको जहर वाली कहानी पर ही एतबार है? हाँ, वजह मेरा दिल कहता है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। क्या कहने आपके दिल के? अंकुर उपहासपूर्ण स्वर में बोला। आप हंस सकते हैं इस बात पर, आपका अख्तियार है। एक बार की सुनने में लगती भी बात हंसी के काबिल है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऐसे वाक़यात में मेरा अपने दिल पर एतबार आज तक बेबुनियाद नहीं निकला। किसी अंडरडॉग की गुहार पर अगर मेरा दिल पसीजा है तो वो गुहार बेदम नहीं निकली। आप जाने, आपका दिल जाने, अंकुर लापरवाही से बोला। बहरहाल मैं ये बात मान के चलता हूँ कि परसों रात ठाकुर साहब के कत्ल का सामान जहर के जरिए भी किया गया था। अगर जहर वाली हरकत नम्रता की थी तो मैं कबूल करता हूँ कि शादी से चुपचाप वापस आके गोली भी चलाने का पंगा उसने नहीं लिया हो सकता था। लेकिन अगर जहर वाली हरकत उसकी नहीं थी या वो बात ही बेबुनियाद थी, तो ये बात कितनी भी दूर की कौड़ी क्यों न लगे, नम्रता शूटिंग वाली घटना के लिए जिम्मेदार हो जरूर सकती है। यानी कि आपको ठाकुर साहब के 2 कातिलों की तलाश है, एक जो कत्ल करने में कामयाब रहा और दूसरा जिसकी कोशिश इत्तेफाकन नाकाम रही। यही समझ लीजिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है, जहर और गोली ये दोनों कारनामे एक ही शख्स के नहीं हो सकते। लेकिन आपकी निगाह में दोनों में से एक कारनामा नम्रता का जरूर है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये कायदे की बात है। जब कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों पर नजर इनायत होती है जो मकतूल के सबसे करीबी होते हैं। अब मौजूदा केस में
तो ऐसे दो ही शख्स हैं, एक मकतूल की बेवा और दूसरी उसकी बेटी। अब आप ही फैसला कीजिए कि बतौर कैंडिडेट अगर आपने एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। मेरे से ये सवाल पूछना ठीक नहीं मिस्टर चक्रवर्ती, क्योंकि मेरा फैसला तरफदारी का होगा। क्योंकि आप पंकज को मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल। अगर ये साबित हो जाए कि ये हरकत पंकज की है तो मैं तो तब भी नहीं मानूंगा। मेरी निगाह में सारी दुनिया गुनहगार हो सकती है, लेकिन पंकज नहीं। आपके माता पिता में से कोई भी? मैन, दिस इज अ हिट बिलो द बेल्ट। वाई? भाई, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। माता पिता भी तो बुरे होते हैं। मेरी निगाह में नहीं होते। मेरी निगाह में माता पिता अच्छे बुरे नहीं होते, वो या होते हैं या नहीं होते। चलिए ऐसे ही सही, कत्ल का कोई उद्देश्य भी तो होता है और प्रत्यक्षता इस कत्ल का सबसे फैंसी उद्देश्य, सबसे आसानी से यकीन में आ जाने वाला उद्देश्य नम्रता के पास है। एक बेहैसियत नर्स एक बीमार, उम्रदराज, धनवान व्यक्ति से जल्दी ही उसकी धनवान बेवा बन जाने की उम्मीद में शादी करती है। लेकिन जल्दी क्या, देर से भी ऐसा नहीं होता। वो इंतज़ार से अजीज आ जाती है। स्टैंडर्ड कहानी है ये ऐसी जुगलबंदियों की। लेकिन ये कहानी, अंकुर पुरजोर लहजे से बोला, नम्रता पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर साहब से दिली मोहब्बत करती थी, उनकी बेपनाह इज्जत करती थी। वो ठाकुर साहब को कुछ हो न जाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद वो रहती थी। समझ में नहीं आता कि इस औरत में ऐसी क्या खूबी है जो हर कोई उसका इमेज बनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगता है। मैंने जिस किसी से भी सवाल किया, उसी ने नम्रता को एक अत्यंत निष्ठावान पत्नी साबित करने की कोशिश की। यूं जताया जैसे ठाकुर साहब की मौत के साथ सत्यवान सावित्री की जोड़ी टूट गई थी। सच पूछो तो यही सच है। यानी कि नम्रता कातिल नहीं हो सकती? मेरी राय में तो नहीं हो सकती। और पंकज के कातिल होने का तो मतलब ही कोई नहीं। बिल्कुल, वो हंसता हुआ बोला, जो ऐसा कहे वो मेरा दुश्मन। फिर तो कातिल वही शख्स था। सुनील यूं बोला जैसे उसे परख रहा हो, जिसे परसों रात ठाकुर साहब ने अपनी स्टडी में रिसीव किया था, जिसने ठाकुर साहब के साथ विस्की पी थी और जिसने ठाकुर साहब की मौजूदगी में सिगरेट पीने की जुर्रत की थी। ये सब आप स्टडी टेबल पर पड़ी गई शीशे की एस्ट्रे, सोडा साइफन, ब्लैक डॉग विस्की की बोतल और विस्की के गिलासों की वजह से कह रहे हैं? हाँ, इस बात की क्या गारंटी है कि स्टडी में यूं विस्की और सिगरेट से नवाजा जाने वाला मेहमान ठाकुर साहब का ही था और किसका होगा? सुनील हैरानी से बोला। बॉबी के बारे में क्या ख्याल है? बॉबी? वो मेड? हाँ, आप मिले हैं उससे? मिला तो हूँ, जी भर के तो नहीं मिले होंगे। क्या मतलब? भाई साहब, जितना आप मिले हैं आपको महसूस तो उतने से ही हो गया होगा कि वो एक बहुत ही चंचल प्रवृत्ति की, मर्दों की सोहबत की खास शौकीन लड़की है। घर में किसी आकर्षक मर्द के कदम पड़े नहीं कि उसकी नुमाइशी हरकतें शुरू हुई नहीं। ऐसे कलेजा आंखों में रख के देखती है कि बस क्या बताऊं। ऐसी है वो लड़की, मैंने भी महसूस किया था। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि घर के उस रात के माहौल का फायदा उठाकर शायद उसी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड को वहां बुला लिया हो। सुनील इनकार में सिर हिलाने लगा। क्यों नहीं हो सकता? अंकुर जिद भरे स्वर में बोला। बड़े घरों के नौकर चाकर साहब लोगों के माल पर ऐसे हाथ साफ करते ही रहते हैं। चोरी से? वहां तो स्टडी में साहब के माल की नुमाइश लगी हुई थी। बॉबी ने सोचा होगा कि वो सब सामान वो इत्मीनान से उठा देगी। आखिर वहां किसी का आना तो अपेक्षित था नहीं। ठाकुर साहब ओवल्टीन पीने के बाद रात की सोई सुबह ही उठते थे। नम्रता और पंकज मेरे सामने ही सबको कह रही थी कि वे आधी रात से पहले नहीं लौट पाने वाली थी। पुष्पा, कृष्णा, वो अपने अपने कमरों में होंगी। उन्हें बॉबी की किसी ऐसी हरकत की खबर नहीं लगी होगी। वैसे भी नौकर चाकरों को अपनी जमात होती है, अमूमन वो एक दूसरे की पोल नहीं खोलते। कुत्ता? कुत्ता? हाँ, मोती को तो मैं भूल ही गया था। वो स्टडी के क्लोजेट में बंद पाया गया था। उसे जरूर बॉबी ने वहां बंद किया था। किसी मेहमान की आमद पर कुत्ते को यूं वहां बंद किए जाने की आदत थी। मेहमान के चले जाने के बाद भी वो वहां बंद था। वो तब भी वहां बंद था जब ठाकुर साहब बाहर शूट किए जा चुके थे, जब आप लोग शादी से लौटे थे,
तो उसे तभी वहां से मुक्ति मिली थी। बाय गॉड, दिस इज अ टफ वन। अंकुर कान खुजाता हुआ बोला। कुछ क्षण उसके चेहरे पर उलझन के भाव बरकरार रहे। फिर एकाएक उसने चुटकी सी बजाई और बोला, वो 2 बार क्लोजेट में बंद किया गया होगा, पहले बॉबी द्वारा, फिर खुद ठाकुर साहब के द्वारा। यानी कि 2 मेहमान आए, एक ठाकुर का और दूसरा बॉबी का। हाँ, पहले कौन सा आया? पहले तो बॉबी का ही आया होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ठाकुर के मेहमान ने तो कत्ल किया था। कत्ल हो चुकने के बाद तो बॉबी के या उसके मेहमान के स्टडी में होने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर बॉबी का मेहमान पहले आया था तो बाद में अपनी मेज पर फैले साजो सामान को देखकर ठाकुर साहब आग बबूला क्यों न हुए? उन्होंने तभी ये मालूम करने के लिए कहर क्यों न ढा दिया कि वहां कौन आया था? उनका अपने मेहमान के चले जाने के बाद ऐसा करने का इरादा रहा होगा। ये हो सकता है। अब ये बताइए कि वो मेहमान एकाएक वहां आ गया होगा या ठाकुर साहब को उसकी आमद की खबर होगी? एकाएक ही आ गया होगा। कब? उनके सो चुकने के बाद? नहीं, सो चुकने के बाद तो नहीं। सो चुकने के बाद तो न वो खुद उठना गवारा करते थे और न किसी की मजाल होती थी उन्हें उठाने की। यानी कि मेहमान उनके सो चुकने से पहले आया। हाँ, उनके डिजिट्रैक्स मिली ओवल्टीन पी चुकने के बाद या पहले? जाहिर है कि पहले। ऐसे मेहमान की आमद की खबर सिर्फ ठाकुर साहब को ही क्यों हुई, नौकरों को क्यों न हुई, जिनका कि यूं किसी के आने पर जाकर दरवाजा खोलना काम है? ये भी ठीक है। फिर तो दूसरी ही बात ठीक होगी, ठाकुर साहब को अपने मेहमान की आमद की खबर होगी। दूसरी बात ही ठीक है। इसका सबूत वो हुक्म है जो उन्होंने घर में मौजूद नौकरों पर दंदनाया था कि किसी ने उनके बुलाए बिना नीचे नहीं आना था। यही बात ये भी साबित करती है कि उस रात अपने मेहमान को रिसीव करने के लिए ही वो ऊपर अपने बेडरूम में मौजूद होने की जगह नीचे अपनी स्टडी में बैठे हुए थे और ऐसा इंतजाम किए बैठे थे कि मेहमान की आमद की नौकरों को भनक ना लगे। अब अगर उसी मेहमान ने ठाकुर साहब का कत्ल किया था तो बॉबी के बुलाए कथित मेहमान की बॉबी के साथ स्टडी में हाजिरी की कहाँ गुंजाइश रह गई थी? यू आर राइट देयर। बॉबी की मेहमान वाली आपकी थ्योरी में और भी नुक्स हैं। बॉबी इस बात की तस्दीक किए बिना कि ठाकुर साहब सो चुके थे, नीचे उनकी स्टडी में जाने का हौसला नहीं कर सकती थी। ठाकुर साहब सो चुके होते तो इसका मतलब होता कि वो ओवल्टीन पी चुके थे। ऐसा हुआ होता तो गोली खाकर मरने के लिए वो स्टडी में उपलब्ध न होते, वो अपने पलंग पर मरे पाए गए होते डिजिट्रैक्स की उन गोलियों की वजह से जो किसी ने पीसकर ओवल्टीन में मिला दी हुई थी। दूसरे, बॉबी विस्की की बोतल, सोडा, साइफन वगैरह स्टडी के टेबल पर ही पड़े रहने देना कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शादी से लौटने पर स्टडी में नम्रता और पंकज में से भी किसी का कदम पड़ सकता था। बॉबी वहां की कदरन नई नौकरानी है, उसकी ऐसी कोई हरकत पकड़ी जाती तो उसकी बहुत दुर्गत होती। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेहमान तो 2 ही थे जो कि बारी बारी वहां पहुंचे थे, लेकिन वो दोनों ही ठाकुर साहब के मेहमान थे। चलिए, ये भी कबूल, लेकिन इस स्थिति से भी अब कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन, क्या ठाकुर साहब को दोनों मेहमानों की आमद की खबर थी? दोनों की ही खबर होगी। मुझे भी यही मुमकिन लगता है, क्योंकि जैसी उनकी तंदुरुस्ती थी, जैसी उनकी लाइफ थी, जैसा उनका रुतबा था, उस लिहाज से कोई बिना अपॉइंटमेंट बेवक्त दंदनाता हुआ उनसे मिलने चला आए, ये मुमकिन नहीं लगता। ये बात तो ठीक है। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने विस्की से अपने कौन से मेहमान को नवाजा, पहले को या दूसरे को या दोनों को? दोनों को नवाजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब सिगरेट कतई छोड़ चुके थे और विस्की भी वो लगभग छोड़ ही चुके थे। विस्की वो बहुत कम, कभी कभार पीते थे। ऐसी पाबंदी बरतने वाला शख्स थोड़े से ही वक्फे में 2 जनों के साथ शराब की सोहबत करने बैठ गया हो, ये मुमकिन नहीं लगता। और फिर अगर उनके कोई 2 ऐसे जिगरी वहां आने वाले थे जिनके साथ शराब पीने से उन्हें गुरेज नहीं था, तो फिर वो तीनों एक साथ ही बैठ सकते थे। दुरुस्त। चलिए, ये कबूल कि विस्की से उन्होंने एक मेहमान को नवाजा, लेकिन किसको? पहले आने वाले को या दूसरे को? दूसरे को। अंकुर बेहिचक बोला। वो कैसे?
क्योंकि ठाकुर साहब की नफासत पसंद फितरत से ये बात मेल नहीं खाती कि स्टडी टेबल पर बिखरे इतने साजो सामान की मौजूदगी में उन्होंने वहां किसी मेहमान को रिसीव किया होता। फिर वो ये भी पसंद न करते कि उस नज़ारे को देखकर उनका नया मेहमान ये सोचने लगता कि वो सिगरेट पीने लगे थे या ड्रिंक करने लगे थे। ऊपर से यूं उन्हें शिष्टाचारवश नए मेहमान को भी ड्रिंक ऑफर करना पड़ता। आई सी, अगर विस्की वगैरह का जुगाड़ पहले मेहमान के लिए हुआ होता तो मेज पर तो तमाम तामझाम हर किस न मिलता। तब पहले मेहमान के रुखसत हो जाने के बाद या तो ठाकुर साहब ने खुद ही वो सामान मेज पर से उठाकर कहीं रख दिया होता और या उन्होंने ऊपर से किसी नौकर चाकर को बुलाकर उसे ये काम करने को कहा होता। लेकिन किसी नौकर चाकर के नीचे आने की तो तब मनाही थी, खुद ब खुद नीचे चले आने की मनाही थी, बुलाने पर आने की मनाही नहीं थी। दूसरी मंजिल पर इस काम के लिए एक कॉल बेल लगी हुई है। किसी नौकर को स्टडी में तलब करने के लिए ठाकुर साहब को स्टडी टेबल पर लगा सिर्फ बटन दबाना पड़ता है। तत्काल सुनील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओह, अंकुर बोला, लगता है आप ये बात पहले ही सोच बैठे थे। आप सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रहे थे। बहुत काबिल हैं आप, बहुत तेज दिमाग पाया है आपने। आपकी बात ठीक है, वो सामान वो नौकर से न हटवाते, खुद भी न हटाते तो वो नए मेहमान को स्टडी में बुलाने की जगह उससे कहीं और, मसलन ड्राइंग रूम में मिल सकते थे। क्या पता उन्होंने यही किया हो। क्या ड्रिंक वाले मेहमान को स्टडी में छोड़कर नए मेहमान से वो ड्राइंग रूम में मिले हों? हाँ, यूं तो जिसका जिक्र अभी आप दूसरे मेहमान के तौर पर कर रहे थे वो पहला बन गया। भाई क्या है ये सब, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला पहला, दूसरा दूसरा, मेरा तो सिर भन्ना गया। मेहमान अगर वाकई दो थे तो बावजूद मेज पर मौजूद साजो सामान के दोनों में से कोई भी कातिल हो सकता है। अगर कत्ल पहले मेहमान ने किया था तो वो साजो सामान मेज पर इसलिए पड़ा रहा था क्योंकि उसे वहां से उठाने वाला या उठाने का हुक्म देने वाला जिंदा नहीं था। उस माहौल में अगर दूसरा मेहमान वहां पहुंचा होता तो कत्ल हुआ देखकर ही वो वहां से यूं भागा होता जैसे भूत पीछे लग गए हो, और वो कत्ल की बाबत खामोश रहा होता। रहा क्या होता, है ही खामोश। उसकी जुबान खोलने की मर्जी होती तो क्या वो अब तक चुप बैठा होता? ओह, विस्की अगर दूसरे मेहमान ने पी थी तो तब तो कोई बात ही नहीं थी। उसने विस्की पी, किसी बात पर ठाकुर साहब से तकरार मोल ली, नतीजतन गोली चल गई। ठाकुर साहब इंतकाल फरमा गए और फिर वो शख्स मौकाए वारदात को विस्की वगैरह समेत जस का तस छोड़कर चुपचाप वहां से खिसक गया। यूं पहले मेहमान को तो हो सकता है कि अखबार पढ़कर ही खबर लगी हो कि उसके जाने के बाद ठाकुर साहब का कत्ल हो गया था। वो फिर भी खामोश बैठा रहा। बाज लोग पुलिस की पूछताछ से बहुत डरते हैं, पुलिस से ही बहुत डरते हैं। नो यस, खुद मैं ही नहीं चाहता कि मेरा कभी पुलिस से मत्था लगे। सो देयर यू आर। ये दो मेहमानों वाली बात उठी कैसे थी? आप ही के उठाए उठी थी। आप ही ने पहले कहा था कि दो में से एक मेहमान बॉबी का हो सकता था और फिर बाद में कहा था कि दोनों ही मेहमान ठाकुर साहब के हो सकते थे। भाई साहब, आपकी बाकी बातें सुन के अब मुझे ये दो मेहमानों वाली बात कोई खास आश्वस्त नहीं कर रही। अब तो मुझे लगता है कि कोई एक ही जन आया था। उसने ठाकुर साहब के साथ विस्की वगैरह की सोहबत की थी और फिर वही उन्हें शूट करके चलता बना था। आपकी राय में वो मेहमान दो न सही, एक ही सही, कौन था? अंकुर ने अनभिज्ञता से कंधे झटकाए। कोई अंदाजा? सुनील बोला, न। कुंवर जी के बारे में क्या ख्याल है? कुंवर जी? युद्धवीर सिंह, जानते तो हो ना उसे? जानता हूँ, अंकुर विष भरे स्वर में बोला। क्यों नहीं जानता? वो तो कमीना बेताल है जो पंकज के सिर पर सदा सवार है, पीछा ही नहीं छोड़ता। कत्ल के वक्त के आसपास वो ठाकुर साहब की कोठी के इर्द गिर्द मंडराता देखा गया था। फिर तो वही होगा ठाकुर साहब का खास मेहमान और उनका कातिल भी। कमबख्त फांसी पर चढ़ जाए तो पंकज का उससे पीछा छूट जाए। सुनील हंसा। आई एम सॉरी, अंकुर शर्मिंदा लहजे से बोला, लेकिन मैं भी क्या करूं? वो मेरा प्रतिद्वंदी है। वो मेरे और पंकज के बीच में दीवार की तरह खड़ा है। मैं तो वैसे ही हर घड़ी उसकी मौत की कामना करता रहता हूँ। कहीं ठाकुर साहब को भी तो आप अपने और पंकज के बीच खड़ी दीवार नहीं मानते थे? ओ माय गॉड, फिर वहीं पहुंच गए। सुनील फिर हंसा
और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। सहयोग का शुक्रिया, वो अंकुर की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। फिर मिलेंगे। अंकुर ने बड़े अनमने भाव से उसका हाथ थाम के छोड़ दिया। तमाम मेहमान रुखसत हो गए। बाहर का पंडाल खाली हो गया तो नम्रता वहां से उठकर भीतर ड्राइंग रूम में पहुंची। अपेक्षा के अनुरूप वकील प्रदीप सक्सेना वहां मौजूद था। अब वो बोली, चला जाए विनोबा बस्ती? मैं उसी बाबत सोच रहा था, सक्सेना बोला। नम्रता, मेरे ख्याल से तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। वो लड़की भड़की हुई है और जलालत पर उतरी हुई है। ऐसे मूड में वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर बैठी तो ठीक ना होगा। वो तो है, छोटी जात का क्या एतबार। वैसे भी ये बात तुम्हारी गरिमा के अनुरूप नहीं। ऊपर से किसी को खबर लग गई तो अनाप शनाप बातें उड़ेंगी। क्या अनाप शनाप बातें उड़ेंगी? यही कि तुम्हारे मन में कोई चोर था, तभी तो तुम कृष्णा का मुंह बंद कराने दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। ओ माय गॉड, मेरा जाना भी इसी वजह से ठीक नहीं। हर कोई तो जानता है कि मैं वकील हूँ और मेरी निष्ठा ठाकुर फैमिली के साथ है। तो फिर अगर तुम हामी भरो तो मैं अपने ड्राइवर सुभाष को वहां भेजता हूँ। उसका कृष्णा से कुछ टांका भी फिट बताते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो कृष्णा को समझा बुझाकर यहाँ लिवा लाने में कामयाब हो जाएगा। बोलो, क्या कहती हो? ये बिल्कुल ठीक है। मुझे एकदम जच गई तुम्हारी बात। वाकई हमारा वहां जाना ठीक नहीं। तुम सुभाष को ही भेजो। ओके। सुनील ब्लास के ऑफिस में पहुंचा। अर्जुन उसे अपने निजी कक्ष में बैठा बेचैनी से पहलू बदलता मिला। कहाँ गायब हो जाते हो गुरुजी? सुनील को देखते ही वो बोला। क्यों तड़प रहा है? सुनील अपनी कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। फिर कोई तीर मारा है? तीर तो कल मारा था, आज तो तोप चला के आया हूँ। अच्छा, ऐसी न्यूज़ खोद के लाया हूँ कि सुन के ही आपकी हालत शमशान घाट जाने जैसी हो जाएगी। क्या? धड़का तो लगे ही लगे। शमशान घाट न सही, अस्पताल तो पहुंचे ही पहुंचे आप। क्या बकता है? अभी आप बकता है कह लीजिए, लेकिन जब बात सुनेंगे तो गोद में बिठाकर शाबाशी देंगे और अपने हाथों से उस बोतल में से स्कॉच विस्की पिलाएंगे जो आप अपने खास कद्रदानों मेहरबानों के लिए अपनी मेज के दाईं ओर के सबसे नीचे वाले दराज में रखते हैं। तू सब ताड़े बैठा है? ही। तड़का लगा तो नहीं चुका पहले ही? बोतल निकाली तो नहीं? कोशिश की थी, लेकिन क्या लेकिन? ताला ना खुला। अर्जुन पूरी बेशर्मी से बोला। लानत, बदलवा लिया ताला आपने। पहले तो खुल जाया करता था। अब बकवास बंद कर और मतलब की बात कर। मतलब की नहीं, इनामी बात गुरुजी, इनामी बात। अब कुछ कहेगा भी? गुरुजी, अर्जुन आगे को झुककर बड़े राजदाराना लहजे से बोला। इस कत्ल से ताल्लुक रखती एक बहुत ही अहम बात पुलिस छुपा रही है। क्या? गोली। अर्जुन का लहजा और भी राजदाराना हो गया। मरने से पहले हद प्राण ने चलाई थी। क्या? लग गया ना धड़का? मैं नहीं कहता था कि? शट अप। अर्जुन तत्काल खामोश हुआ। सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का एक पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। सिगरेट के छोटे छोटे कश लगाता वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। कैसे पता लगा? मोर्ग में एक बंदा जो पोस्टमार्टम के वक्त चीड़ फाड़ में डॉक्टर की मदद करता है। अर्जुन गर्व से बोला। मेरा वाकिफ है। उससे मुझे मालूम हुआ कि लाश के दाएं हाथ पर पैराफिन लगी हुई थी। आप जानते ही हैं कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को बड़ी लापरवाही से हैंडल किया जाता है। चीड़ फाड़ वाली जगह को मोटे मोटे टांके लगाकर बंद कर दिया जाता है और लाश को एक सफ़ेद चादर में लपेटकर रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। इस लापरवाही भरी हैंडलिंग की वजह से ही लाश के दाएं हाथ पर से पैराफिन ठीक से साफ नहीं किया गया था। अब जरा सोचिए गुरुजी कि पैराफिन टेस्ट किस लिए होता है? ये जानने के लिए कि किसी ने कोई फायर आर्म चलाया था या नहीं। जब गोली चलती है तो उससे छिटकने वाले बारूद के कण गोली चलाने वाले के हाथ पर भी आ पड़ते हैं, जो कि खाल में इस कदम पैबस्त हो जाते हैं कि एक बारगी तो धोने से भी साफ नहीं होते। ऐसे हाथ को लिक्विड पैराफिन में डुबोया जाता है और पैराफिन के सूख जाने पर उसे हाथ पर से उतार लिया जाता है। यूं खाल में पैबस्त बारूद के सूक्ष्म कण खाल से हस्तांतरित होकर पैराफिन में आ जाते हैं। बाद में ऐसी पैराफिन को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। अगर उसमें बारूद के कण मिलते हैं तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि जिसके हाथ को यूं एग्जामिन किया गया था
उसने कोई फायर आर्म हैंडल किया था, उसे फायर किया था। बिल्कुल। तू यूं ये कहना चाहता है कि नरोत्तम ठाकुर का पोस्टमार्टम के साथ साथ पैराफिन टेस्ट भी किया गया था और वो टेस्ट पॉजिटिव निकला था? जी हाँ। लेकिन उस टेस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि गोली एक ही चली थी। मौकाए वारदात से जो रिवॉल्वर बरामद हुई थी उसमें से भी एक ही गोली चली थी और वो रिवॉल्वर खुद मकतूल नरोत्तम ठाकुर की थी। ओह! ऊपर से अर्जुन का स्वर और भी नाटकीय उठा। उस रिवॉल्वर के दस्ते पर ठाकुर की खुद की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। ओह ओह! अब दो में दो जोड़कर जवाब मार मैं निकालूं या आप ये काम खुद करेंगे? तो ही कर। गुरुजी, एक ही गोली चली, वो ठाकुर की रिवॉल्वर से चली। रिवॉल्वर ठाकुर ने खुद चलाई। गोली उसके गले में लगी और गर्दन से आर पार गुजर गई। रिवॉल्वर ठाकुर की लाश के नीचे दबी पाई गई। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ठाकुर ने आत्महत्या की। गुरुजी, अर्जुन आहत भाव से बोला, यू स्टोल माई थंडर। और सुनील उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना कहता रहा। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही क्योंकि आत्महत्या की थ्योरी उन्हें सूट नहीं करती। उनकी बाकी तफ्तीश से वो मेल नहीं खाती। बिल्कुल। और अभी भी और? अर्जुन हैरानी जताता हुआ बोला। इस हाथी के पांव के नीचे सबके पांव जैसी खबर के बाद भी अभी और? बॉबी से और कुछ पता नहीं लगा? उससे फिर मुलाकात कहाँ हुई? सारा दिन तो इस मोर्ग वाली खबर के टोह में गुजर गया। अब लगूंगा मैं उसकी टोह में। जाने दे। क्या मतलब? पुलिस वालों की टोह में पड़कर तू ज्यादा उम्दा नतीजे निकाल रहा है। तू बॉबी का ख्याल छोड़ और इसी काम की ओर तवज्जो दे। ये बात सूंघने की कोशिश कर कि पैराफिन टेस्ट जैसी कोई और बात भी तो पुलिस नहीं छुपा रही। बॉबी का क्या होगा? उसे मैं खुद टटोलूंगा। आप टटोलेंगे? वाह, शट अप। लेकिन आप, मेरी एक बार उससे बात हो चुकी है। नतीजा भी कोई खास बुरा नहीं निकला था। एक आध नई बात उसने बताई थी मुझे, अभी और भी बताती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में विघ्न आ गया था। उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरा ही उससे मिलना जरूरी है। मैंने उसे जानकारी के लिए टटोलना है, जानकारी के लिए, समझा? समझा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि वैसे ही उसे टटोलने का मन बन जाए तो गुरेज न कीजिएगा। टटोलने देती है वो, ऐतराज नहीं करती। फिर लगा बहकने। अर्जुन के बड़े नुमाइशी ढंग से अपने होठ भींचे। और कोई बात? सुनील बोला। कोई नहीं। तो अब बैठा क्यों है? जैसे आपको पता नहीं। अर्जुन शिकायत भरे स्वर में बोला। गुरुजी, कोई इनाम तो मिला ही नहीं। शाबाशी दे तो दी मैंने तुझे। शाबाशी भी कोई इनाम होता है? शाबाशी तो ये बताने की मिल जाती है कि आज बुधवार है, कि आज 17 तारीख है, कि फरवरी का महीना चल रहा है, कि तू क्या शाबाशी चाहता है? अब शाम के वक्त अर्जुन शाम पर विशेष जोर देता हुआ बोला। ये भी मैं बताऊं? सुनील बोला। फिर उसने अपनी मेज का सबसे नीचे का दराज खोला और उसमें से एक वेट 69 की बोतल बरामद की। ये ले। सुनील बोतल उसके सामने रखता हुआ बोला। तू भी क्या याद करेगा? थैंक यू। तत्काल अर्जुन के चेहरे पर रौनक आई। थैंक यू। मैं इसमें से एक नहीं 2 पैक बोतल ले जा। क्या? तेरे लिए है। जीते रहो गुरुजी। अर्जुन उठकर बोतल दबोचता हुआ हर्षित स्वर में बोला। भगवान आपको जुड़वा माशूके दे, दोनों श्रीदेवी जैसी। फिर अर्जुन बोतल के साथ यह जा वह जा। पीछे सुनील कुछ क्षण खामोशी से बैठा, सिगरेट की कश लगाता रहा। फिर एकाएक उसने सिगरेट को ऐश ट्रे में झोंका और डायरेक्टरी निकाल ली। डायरेक्टरी में उसने नरोत्तम ठाकुर की कोठी का नंबर देखा और फिर उस पर फोन किया। दूसरी ओर से जवाब मिला तो वो बोला, बॉबी से बात करनी है। मैं बॉबी बोल रही हूँ। सशंक स्वर सुनाई दिया। आप कौन? पहचानो तो जाने। आप कौन? क्या बात है, तभी पहचानती हो जब हम पर लाइन मारने का इल्जाम आयद होता हो। ओह आप, शुक्र है पहचाना तो। किससे बात करनी है? तुम्ही से करनी है भाई, अभी बताया तो था। क्या बात करनी है? फिर कोई इल्जाम लगाना है, फिर कोई फटकार लगानी है? नेवर। दिन में तो यही रवैया था आपका। गलत पहचाना तुमने। हो सकता है मैं फ़ोन पर लंबी लंबी बात नहीं कर सकती। मैं खुद भी फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता। रूबरू बात का मजा ही कुछ और होता है। मैं वहाँ आऊँ तो हरगिज़ नहीं। देखा नहीं था
मुझे आपसे बातें करने पाकर नम्रता मैडम कितनी नाराज हुई थी। अरे मैं कोठी पर आने की बात थोड़ी ही कर रहा हूँ। तो फिर आसपास कहीं? मेरा कोठी से निकलना मुमकिन नहीं होगा। अरे कोई बहाना सोच लेना, कोई छोटा मोटा काम सोच लेना। मसलन यही कह देना कि चिट्ठी डालने जा रही हो। पार्क की दीवार के साथ देखा भी था मैंने एक लेटर बॉक्स। चिट्ठी तो चुटकियों में पोस्ट हो जाती है। अरे तुम आना तो सही, फिलहाल हम चुटकियों वाली मुलाकात से ही सब्र कर लेंगे। जवाब न मिला। तो ठीक है, सुनील आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। ठीक 7 बजे लेटर बॉक्स के पास। ठीक है। तत्काल लाइन कट गई। वकील प्रदीप सक्सेना का ड्राइवर सुभाष एक कोई 28 साल का पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था, जिसे बेरोजगारी की लंबी सजा के बाद अपनी मौजूदा ड्राइवर की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। सक्सेना नरम दिल बॉस था और उसे अच्छी तनख्वाह लगभग 2000 रुपये देता था। लेकिन सुभाष का खुद का मिजाज ऐसा था कि उसे सूट बूट डालकर बढ़िया ऑफिस में बैठकर करर्की करने की नौकरी आधी तनख्वाह पर मिल जाती तो वो ज़्यादा खुश होता। बचपन से ही उस पर फिल्मों का बड़ा असर था और वो अपनी कल्पना ऐसी फिल्मी हीरो के तौर पर किया करता था। ऑफिस में जिस पर बॉस की खूबसूरत सेक्रेटरी फिदा हो जाती थी और जो प्यार के मामले में बॉस की नहीं उसके युवा करत को उसे सुभाष को तरजीह देती थी। लेकिन उसकी मौजूदा ड्राइवर की नौकरी में ऐसे रोमांस की कोई गुंजाइश नहीं थी। सक्सेना के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी तो थी, लेकिन वो 40 वर्ष की थी। उसकी नाक पर मस्सा था जिसमें अक्सर एक आध बाल भी दिखाई देता रहता था और उसके 3 बच्चे थे। फिर उसकी मुलाकात कृष्णा से हो गई। मुलाकात अनुराग भी बदल गई तो बॉस की सेक्रेटरी से आशनाई वाला फिल्मी ख्वाब काफी हद तक उसके जहन से रुखसत हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो रोमांस किसी सिरे लग पाता, बीच में बॉबी आ टपकी। बॉबी के तूफानी मिजाज ने, उसके व्यक्तित्व की बनावटी चकाचौंध ने उसका ऐसा सिर घुमाया कि वो धीरे धीरे कृष्णा से विमुख होने लगा। सादगी, नेक नियति, निष्ठा जैसी कृष्णा की जिन खूबियों पर वो रीझा था, बॉबी की मौजूदगी में वो उसे याद भी नहीं आती थी। बॉबी जब उसे मिलती थी उस पर यूं हावी होती थी कि वो सब कुछ भूल जाता था। उस शाम भी बॉबी से मुलाकात के रंगीन सपने देखता देखता वो विनोबा बस्ती कृष्णा की माँ के घर पहुंचा और वहां से वापस लौटा। उस रोज बॉबी के बारे में उसकी अतिरिक्त सोच का कारण गोल घूमे सांप जैसा वो कंगन भी था, जिसके बारे में उसके एम्प्लॉयर ने उसे बताया था और जिसकी चोरी के इल्जाम की वजह से कृष्णा को नौकरी से निकाला गया था। उस कंगन से उसका भी वास्ता पड़ चुका था, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो इस बाबत किसी को बताए या न बताए, या इस बाबत वो पहले बॉबी से ही बात करे। इसी उधेड़ बुन में अपने साहब की एम्बेसडर कार चलाता हुआ जब वो उस सड़क पर दाखिल हुआ जिस पर ठाकुर साहब की कोठी थी, तो एकाएक उसने कार को रोक दिया। साथ ही उसने कार की हेडलाइट्स बुझा दी। आगे उसे जो नज़ारा दिखाई दिया था उसी ने उसे ऐसा करने पर प्रेरित किया था। आगे इमारतों वाले ब्लॉक से विपरीत दिशा में सड़क से पार पार्क की दीवार के साथ लेटर बॉक्स के करीब तक मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगी खड़ी थी और उस पर बैठे युवक से उससे सटकर खड़ी बॉबी हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुभाष कुछ क्षण खामोशी से वो नज़ारा करता रहा। फिर एकाएक वो कार से बाहर निकला और कार की ओट में चलता पार्क की दीवार के करीब पहुंच गया। फिर दीवार को फांदकर वो पार्क में पहुंच गया और परली तरफ दीवार के साथ साथ उकड़ू उकड़ू चलता हुआ वो वहां पहुंचा जहां दीवार की दूसरी तरफ मोटरसाइकिल वाले युवक के साथ बॉबी मौजूद थी। अब उसके और उन दोनों के बीच में ओट के तौर दीवार खड़ी थी और उसे उन दोनों के वार्तालाप की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। सर, उसे बॉबी की इटलाती आवाज़ सुनाई थी। मत करो। क्या मत करूं? अरे कोई देख लेगा। इतने अंधेरे में कौन देख लेगा? कोई चिमगादड़ ही होगा जो। अरे चलता रास्ता है, लेकिन चल कहाँ रहा है? दिखाई दे रहा है कोई आसपास? फिर भी क्या फिर भी? ओई मत करो, खामखा नखरे मत कर, जरा और पास आकर खड़ी हो। आप मरवाएंगे मुझे। मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। अरे अभी तो आई है, अभी ही जाना है। मैं सच में यह कह के आई हूँ कि चिट्ठी डालने जा रही हूँ। ये तो न आने जैसा आना हुआ। मैंने तो तेरे से बहुत सी बातें करनी थी। यहाँ नहीं हो सकती, कोठी में बहुत काम है, मेरी तलाश हो रही होगी।
मैडम तो शायद लिहाज कर भी दे। उस बुढ़िया पुष्पा को पता चल गया कि मैं कोठी में नहीं हूँ तो वो कोहराम खड़ा कर देगी। फिर क्या बात बनी? मैं तो आया ही उस उम्मीद में था कि इस वक्त आप मुझे जाने दीजिए। कल शाम को मैं छुट्टी कर लूँगी आपकी खातिर। आज ही मैडम को बोल दूँगी इस बाबत। फिर कल जी भर के बातें कर लीजिएगा। तेरे से बातें करके किसी का जी भर जाता होगा। वो हंसी। कल का वादा पक्का है ना? हाँ पक्का है। ठीक है, कल इसी वक्त इसी जगह। बोल मंजूर? मंजूर। अब मैं जाती हूँ। एक पप्पी तो देती जा। सुभाष को एक पुच्छ की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। कुछ क्षण बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ आई। तब सुभाष सीधा हुआ। उसे पहले मोटरसाइकिल पर वहां से कूच करता सुनील दिखाई दिया और फिर परे सड़क पर लगभग दौड़ती चली जाती बॉबी दिखाई दी। फिर एक बार दोनों ने ही घूमकर पीछे देखा। मोटरसाइकिल सवार ने मोड़ पर पहुंचकर और बॉबी ने कोठी के आयरन गेट पर पहुंचकर। सुभाष कुछ क्षण जड़ सा अपने स्थान पर खड़ा रहा और फिर भारी मन से वापस कार के करीब पहुंचा और उसमें सवार हो गया। हरचाई, धोखेबाज, फ्लर्ट, बॉबी को याद करता वो मन ही मन बोला। उस घड़ी उसे ये नहीं सूझ रहा था कि ऐन वैसा ही व्यवहार उसने कृष्णा के साथ किया था। उसने कार को आगे बढ़ाया। अब उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो कंगन की बाबत वकील साहब को जरूर बताएगा। जब बॉबी ने उसका लिहाज नहीं किया था तो वो भी बॉबी का लिहाज क्यों करे? उसने कार को ठाकुर साहब की कोठी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बाहर निकला। वो कोठी में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसे बॉबी ही मिली। उसने वैसे ही आंखों में दिल रखकर सुभाष की तरफ देखा जैसे वो हमेशा देखती थी, लेकिन उस बार सुभाष पर हमेशा वाली प्रतिक्रिया न हुई। इस बार उसका ये दिल न चाहा कि वो बॉबी को वहीं दबोच ले। वकील साहब कहाँ हैं? वो रुखाई से बोला। ड्राइंग रूम में। बॉबी इटलाती हुई बोली। कभी ये भी तो पूछा करो मैं कहाँ हूँ। मुझे पता है तू कहाँ है, ये भी पता है कि कहाँ थी। फिर अपने पीछे हकबकाई सी बॉबी को छोड़कर वो ड्राइंग रूम की ओर बढ़ चला। प्रदीप सक्सेना ड्राइंग रूम में अकेला बैठा चाय पी रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। आओ, वो सुभाष को देखकर बोला। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्णा कहाँ है? वो तो, सुभाष आदरपूर्ण स्वर में बोला। नहीं है। नहीं है क्या मतलब? इनकार कर दिया उसने तुम्हारे साथ आने से? वो बात नहीं साहब, वो विनोबा बस्ती में नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? उसकी माँ से पूछना था, कहाँ गई? माँ भी नहीं है। जिस मकान में उसकी माँ किराए पर रहती थी उसके मालिक का कहना है कि वो दोनों माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शाम 4 बजे एकाएक वहां से कूच कर गई थी। कूच कर गई थी? कहाँ कूच कर गई थी? पता नहीं। लौटने की बाबत कुछ बोलकर नहीं गई? सर, वो लौटने वाली नहीं मालूम होती। वो मकान खाली करके उसे मकान मालिक के सुपुर्द करके गई हैं। कमाल है, उन्होंने मकान मालिक को भी नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी और कहाँ जा रही थी? जी नहीं। किसी और से पूछा होता? कईयों से पूछा था। उनके दूध वाले से और रसद पानी वाले से तो खास पूछा था, लेकिन वो कहाँ गई थी इस बाबत किसी को कुछ नहीं मालूम था। ये तो लक्षण अच्छे नहीं लगते। सक्सेना चिंतित भाव से बोला। एकाएक कहाँ चली गई वो दोनों? क्यों चली गई? सुभाष खामोश रहा। जाती बार कोई साथ था उनके? कोई उन्हें लिवाने आया था? जी नहीं, सुभाष बोला। वो जहाँ गई थी अकेली गई थी। कम से कम विनोबा बस्ती से एक ऑटो पर सवार होकर वो अकेली रवाना हुई थी। कई लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। कमाल है साहब, सुभाष संकोचपूर्ण स्वर में बोला। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल? सक्सेना हड़बड़ाया। तुम मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हो? अगर इजाजत हो तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो कंगन जिसकी चोरी का मसला है, आप उसके बारे में मुझे जरा तफसील से कुछ बता सकते हैं? भाई, कंगन मैंने देखा तो है नहीं, मैं तो वही बता सकता हूँ जो मुझे बताया गया है। वो सांप की तरह बना हुआ था, यानी कि सांप की पूंछ गोल घूमकर उसके मुंह में पहुंची हुई थी और सांप की आंखों की जगह उसमें 2 हीरे जुड़े हुए थे। बस इतना ही मालूम है मुझे उस कंगन के बारे में। तुम क्यों पूछ रहे हो? साहब, ऐन ऐसा एक कंगन मैंने बॉबी को पहने देखा था। कब? सक्सेना हैरानी से बोला। पिछले शुक्रवार को वो मेरे साथ सिनेमा देखने गई थी, तब वो ऐसा ही एक कंगन पहनी थी
नम्रता मैडम उस कंगन की कीमत 25,000 रुपये बताती है। तुमने पूछा नहीं वो कंगन उसके पास कहाँ से आया? मैंने पूछा था। उसने बात को हंसी में उड़ा दिया था। कहती थी कि वो नकली था और 50 रुपये कीमत का था। ओह, लेकिन वो बिल्कुल असली लगता था। सुभाष व्यग्र भाव से बोला। इतनी जगमग थी उस कंगन की कि वो नकली हो ही नहीं सकता था। खास तौर से आंखों की जगह लगे हीरे। साहब, वो बिल्कुल कांच नहीं लगते थे। आजकल नकली चीज ज्यादा असली लगती है। साहब, अगर वो कंगन नकली था तो कारीगरी का करिश्मा था। था एन वैसा ही जैसा मैंने बयान किया। जी हाँ, उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? क्यों नहीं, जरूर। सक्सेना सोचने लगा। अगर वो कंगन असली था और पिछले शुक्रवार बॉबी के अधिकार में था तो एक गंभीर मसला था। उसके नतीजे गंभीर हो सकते थे। तो कृष्णा को चुप कराना और भी मुश्किल साबित हो सकता था। ऊपर से वो एकाएक गायब हो गई थी तो दोबारा प्रकट होने से पहले कोई भी ऐसा कदम उठा सकती थी जो वर्तमान स्थिति में नम्रता के लिए समस्या मूलक साबित हो सकता था। तभी राम मिलन वहां पहुंचा। कोई इंस्पेक्टर प्रभुदयाल आए हैं, वो अदब से बोला। आपको पूछ रहे हैं? यहाँ बुला लाओ उन्हें, सक्सेना बोला। राम मिलन चला गया। सुभाष, फिर सक्सेना अपने ड्राइवर से संबोधित हुआ। तुम इस बाबत अभी जरा खामोशी रहना, समझे? जी साहब। सुनील विनोबा बस्ती कृष्णा के बताए पते पर पहुंचा तो उसे भी वही खबर सुनने को मिली जो थोड़ी देर पहले सुभाष सुनकर गया था। लेकिन ऐसी बातों की पड़ताल करने का उसे क्योंकि ज़्यादा तजुर्बा था, इसलिए जो अतिरिक्त जानकारी वो हासिल कर पाया वो ये थी कि शाम 3 बजे के करीब कृष्णा और उसकी माँ को पूछता कोई व्यक्ति वहां आया था, जिसके उन दोनों से मिलकर वहां से जाते ही वो दोनों आनन फानन कूच की तैयारी करने लगी थी। और कूच उन्होंने कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए किया था। वो अपना किराए का पोर्शन खाली कर गई थी और जो सामान वो साथ नहीं ले जा सकी थी उसे वो मकान मालिक के पास इस हिदायत के साथ जमा करवा गई थी कि वो उसे बाद में मंगवा लेंगी। यानी कि माँ बेटी के खुद वहां लौटने की संभावना अब नहीं के बराबर थी। पता नहीं कोई उनके लिए ऐसी क्या हौलनाक खबर लाया था कि उन्हें एक पल भी और उस घर में बने रहना दूभर लगने लगा था। फिर वो गई थी तो कहाँ गई थी? उन्होंने घर ही छोड़ा था, बस्ती ही छोड़ी थी, या शहर ही छोड़ दिया था? इसी उधेड़ बुन में लगा सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे कार्ड रूम में रमी खेलता मिला। ओए, सुनील के मुंह भी खोल पाने से पहले वो झल्लाया। ये टाइम है तेरे आने का? क्या हुआ? सुनील बोला। उत्तर देने जगह रमाकांत ताश के साथियों से बोला, प्यारो मैं पैक कर रहा हूँ, यार आ गया है। रमाकांत पत्ते फेंक कर उठा और सुनील की बाह थामते हुए बोला, चल। कहाँ? बार में, तेरे इंतजार में दारू नहीं पी। सोचा था यार आएगा तो पियेंगे। यार माइयावाद जैसे हिमालय पहाड़ की चोटी पर जा बैठा। सुनील हंसा। हंस्याई कंजर। दोनों बार में एक कोने की मेज पर जा बैठे। रमाकांत ने केवल भ्रिकुटी से इशारा किया कि एक वेटर उनके लिए ड्रिंक्स ले आया। दोनों ने चीयर्स बोला और अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगा लिए। अब बोल, क्या खाएगा? रमाकांत बोला। मेरा कलेजा? नहीं। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला, मगज तो जरूर चाटेगा, बाद में, पहले फिश। ठीक। ओए, फिर उसने एक वेटर को आवाज दी, इधर आ ओए, कीना है तेरा? फिश फिंगर्स लेके आ। आंधी की तरह जा और तूफान की तरह लौट, समझ गया? वेटर ने सहमति में सिर हिलाया। फुट जा। वेटर चला गया तो रमाकांत फिर सुनील की ओर आकर्षित हुआ। आज, वो बोला, उस गांधी टोपी वाले और बड़ी बड़ी मूंछों वाले चंद्रिका ठाकुर के हिमायती का पागल खाने पहुंचने का दिन था। भूल गया? नहीं। तो फिर पूछ क्यों नहीं रहा कि वो आया था या नहीं आया था? नहीं आया था। तुझे कैसे पता है? रमाकांत हैरानी से बोला। वो आया होता तो तुमने ये खबर मुझे कहीं से भी ढूंढ के कह सुनाई होती। कुओं में जाल डलवाने की कसर न छोड़ी होती मेरी तलाश में। सदके जावा। सुनील हंसा। तभी वेटर उन्हें फिश फिंगर्स सर्व कर गया। बहरहाल, रमाकांत बोला, तुम्हारी बात सच निकली मालूम होती है। वो औरत पहले ही अपने हिमायती की शरण में पहुंच गई मालूम होती है। वो तो हुआ, सुनील बोला, लेकिन अब उस औरत की खबर कैसे लगेगी? कोशिश जारी है मोतियां वालियों।
उसके पिता प्रहलाद राय ठाकुर की तमाम पुरानी वाकिफियतों और रिश्तेदारियों की जानकारी हासिल की जा रही है और उसे टटोला जा रहा है। कोई तो होगा आज की तारीख का मुच्छल और गांधी टोपी, वो कहीं तो निकलेगा। यूं साल 6 महीने में पता चल जाएगा चंद्रिका ठाकुर का। चल जाएगा, बल्कि इससे एक आध दिन पहले ही चल जाएगा। रमाकांत, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कौन सी किसी मस्करे की बहन से ताजी ताजी शादी की है? उस औरत का जल्दी से जल्दी पता चलना जरूरी है। तो उसके लिए अखबार में इश्तिहार दे देते हैं। वो जहां होगी इश्तिहार पढ़कर हमारे पास चली आएगी। रमाकांत, क्या रमाकांत, एक तो काम नाशुक्रा, ऊपर से नगदों की दूर दूर तक सूंघ रही, और ऊपर से तुझे जल्दी है। मैं जाता हूँ। एकाएक सुनील उठता हुआ बोला। ओए, कहाँ जाता है? रमाकांत हड़बड़ाया। नगदों की सूंघ लेने। अब कामयाब हो के ही लौटूंगा। आया बड्डा, कामयाब होकर लौटने वाला। बैठ जा चुपचाप। सुनील धम से वापस बैठ गया। वो तो वैसे ही एक बात की थी मैंने, रमाकांत मीठे स्वर में बोला, वरना तेरे बड़े पापा जी के पास नगदों का क्या कोई तोड़ा है? यानी कि उस औरत की फटाफट तलाश का कोई जुगाड़ करोगे? करूंगा क्या मतलब, कर चुका हूँ। रमाकांत जोश से बोला। आइंदा 24 घंटों में हम दोनों यार न उसके सामने बैठे हाउ डू यू डू आई एम क्वाइट वेल मैडम कह रहे हो तो कहना पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। नहीं। क्यों? अब ये कहते तो प्यारो मेरा कलेजा फटता है कि उनकी तलाश कामयाब हो चुकी होगी, कोई और वजह सूझ नहीं रही। तुम्हें मालूम तो था ही कि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ये भी जानते हो कि इस मामलों में पुलिस के साधन ज़्यादा होते हैं, उनके तरीके ज़्यादा कारआमद होते हैं। अगर तुम पुलिस की ही गतिविधि नोट करवाते रहे होते तो अब क्यों बच्चे पढ़ा रहा है? बोला ना कि अगले 24 घंटों में तो उसका हुक्का भर रहा होगा। तुम कहते थे कि एक पार्टी और भी थी जो कि इसी तलाश में मशगूल थी। पहले थी, अब नहीं है। यानी कि पुलिस की तरह उनकी तलाश भी कामयाब हो चुकी है। जिउंदा रह पुत्र, पहले दाढ़ी नोच ली, अब मूछ के पीछे पड़ा है। लेकिन बात यही है, अब मैं क्या कहूँ? थी कौन ये पार्टी? ये भी नहीं पता लग सका ना प्यारो। वो क्या है कि नरोत्तम ठाकुर की मौत की खबर आम होते ही उस पार्टी ने चंद्रिका ठाकुर की तलाश से हाथ खींच लिया था। उस पार्टी ने इस काम से यूं एकाएक हाथ खींचा था कि शिनाख्त का मौका ही न लगा कि वो कौन थे और उसके लिए काम कर रहे थे। अगर ठाकुर की मौत के बाद उन्होंने इस काम से हाथ खींच लिया था तो यकीनन वो ठाकुर के लिए ही काम कर रहे थे। उस औरत की तलाश में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ठाकुर की ही मुमकिन थी। ठीक कहा प्यारो। हंसी मजाक का दौर गुजर गया हो तो अब मैं एक गंभीर बात कहूँ? दो कहो प्यारो, 200 कहो। परसों यानी कि सोमवार को ठाकुर सारा दिन घर से बाहर रहा था। उसकी दोपहर बाद 2 बजे तक की मूवमेंट जाहिर है, क्योंकि तब तक उसका ड्राइवर राम मिलन उसके साथ था। 2 बजे ठाकुर जिम खाना क्लब में था, जहां की उसने ड्राइवर को कार समेत डिसमिस कर दिया था। 5:30 बजे वो धर्मपुरे में ज्योत्सना जोशी के हॉस्टल में पहुंचा था। 6 बजे वो वापस मुगल बाग अपनी कोठी में था। रमाकांत, पता ये नहीं लग रहा कि ठाकुर, बीमार ठाकुर, कमजोर ठाकुर, इतने लंबे वक्फे के लिए कभी घर से न निकलने वाला ठाकुर, अपनी इवनिंग वॉक के अलावा अकेले घर से बाहर कदम न रखने वाला ठाकुर 2 बजे से 5:30 बजे तक कहाँ रहा, कहाँ गया? क्या पता वो कहीं भी न गया हो, क्लब में ही रहा हो। न, अगर उसने क्लब में ही रहना होता तो उसने अपने ड्राइवर राम मिलन को डिसमिस न किया होता। शायद वो उसे अपनी ज्योत्सना जोशी के यहाँ की विजिट के बारे में न मालूम होने देना चाहता हो। ऐसा होता तो वो तुरंत ज्योत्सना जोशी के यहाँ पहुँचा होता, न कि 3.5 घंटे बाद 5:30 बजे। पहले उसकी कोई और अपॉइंटमेंट होगी। थी ऐसी एक और अपॉइंटमेंट शाम 4:30 बजे की अपने वकील सक्सेना से। ऐन निर्धारित समय पर दोनों की मुलाकात हुई थी। इस बात की तस्दीक सक्सेना खुद अपनी जुबानी कर चुका है। रमाकांत, बावजूद उस मुलाकात के 2.5 घंटे का अनकाउंटेड वक्फा फिर भी बाकी बचता है। अब अगर तुम ये मालूम करवा सको कि उस 2.5 घंटे के वक्फे में ठाकुर कहाँ था, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी आरती उतारूंगा और तुम्हें टखनों तक आने वाला वो हार पहनाऊंगा जो राष्ट्रपति को पहनाया जाता है। साथ में गाना भी गाना। गाना? सुनील अचकचाकर बोला।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। फिर शुरू हो गए। मैं शुरू हो गया कि तू शुरू हो गया। तू क्यों हार की और आरती की बात कर रहा था? वो तो मैं तुम्हें बात की अहमियत समझाने के लिए कह रहा था। समझ ली मैंने तेरी बात की अहमियत। मैं करवा दूंगा तेरे यह काम भी। लेकिन तू मुझे एक बात बता, क्या ये क्यों नहीं हो सकता कि उतना वक्फा ठाकुर क्लब में ही बैठा रहा हो, रिलैक्स करता, भाग दौड़ की थकान उतारता, वहां आराम करता? नहीं हो सकता। अगर वो वक्त उसके पास खाली होता तो उसने अपने वकील से अपॉइंटमेंट के लिए 4:30 तक इंतजार न किया होता। वो या तो सक्सेना को उसी क्षण क्लब में तलब करता या खुद उसके ऑफिस में पहुंचा होता। शायद तब सक्सेना उपलब्ध न रहा हो तो वो उस खाली वक्फे का सदुपयोग करता हुआ ज्योत्सना से मिलने गया होता, जो कि उस घड़ी अपने हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी। ज्योत्सना ने खुद तुम्हारे सामने कहा था कि वो 1 बजे के करीब पुलिस हेडक्वार्टर से सीधी अपने हॉस्टल में पहुंची थी और फिर थोड़ी देर के लिए भी कहीं नहीं गई थी। तू ठीक कह रहा है। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि 2 और 4:30 के बीच ये ठाकुर का घोड़ा कहाँ घास चरने लगा था। और अभी और भी? रमाकांत आंखें निकालता हुआ बोला। ठाकुर के खास नौकर राम मिलन का कहना है। रमाकांत के घूरने की परवाह किए बिना सुनील बोला कि शनिवार सुबह सवेरे ठाकुर के नाम कुरियर से एक चिट्ठी आई थी, जिसे पढ़ने भर से ही ठाकुर की हालत बद हो गई थी। उस चिट्ठी में क्या था, ये ठाकुर वाले सिरे से जानना मुमकिन नहीं, क्योंकि ठाकुर ने वो चिट्ठी पढ़ते ही उसका पुर्जा पुर्जा उड़ा दिया था। अलबत्ता चिट्ठी भेजने वाले की बाबत उस कुरियर सर्विस से जाना जा सकता है, जिसके जरिए चिट्ठी ठाकुर तक पहुंची थी। कुरियर सर्विस का पता लगने से ये थोड़ी ही पता लग जाएगा कि चिट्ठी में क्या था। वो क्या अपने ग्राहकों की चिट्ठियां खोल खोल कर पढ़ते होंगे? कबूल। लेकिन चिट्ठी भेजने वाले का पता लगना भी कम महत्वपूर्ण जानकारी न होगी। आखिर वो कोई मामूली चिट्ठी तो नहीं थी। वो ऐसी चिट्ठी थी जिसे पढ़कर बतौर राम मिलन ठाकुर के चेहरे का ऐसा रंग उड़ा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। रमाकांत, तुम चिट्ठी भेजने वाले का पता लगवाओ। आगे वो जाने, मैं जानूं। ठीक है। और बस अब एक काम मेरी तरफ से सुन। तुम्हारी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से। बोलो। अपने एम्प्लॉयर के नाम पर मुझे एक अथॉरिटी लेटर लिख के दे कि आगे से मेरी तनख्वाह मैं क्लेम किया करूंगा। वो किस लिए? जैसे जानता नहीं। क्यों भाई, तू क्या करता है तनख्वाह कमाने के लिए? नौकरी से ताल्लुक रखते अपने सारे काम तो तू मेरे से करवाता है, फिर तनख्वाह का हकदार तू कैसे हुआ? सारे नहीं तो और कितने? 1/4, बड़ी हद आधे। ठीक है, आधी तनख्वाह का अथॉरिटी लेटर लिख। तनख्वाह हिस्सों में नहीं मिलती। एक बार तनख्वाह मिलेगी तो मैं ही यहाँ आकर आधी तनख्वाह तुम्हें सौंप जाऊंगा। ईमानदारी से? रमाकांत ने बड़ी संजीदगी से ताकीद की। पूरी ईमानदारी से, कोताही न हो। नहीं होगी। जीता है, अब गिलास खाली कर। गिलास तो मैं खाली करता हूँ, लेकिन मेरी बस? क्यों भाई, तेरी बस क्यों? मेरा ट्रक क्यों नहीं? मैंने ऑफिस जाकर कल के ब्लास्ट के लिए खास कॉपी तैयार करनी है। यहीं बैठा रहा तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि तनख्वाह कमाने जाना है? हाँ, फिर तो जरूर जा काका बल्ली, क्योंकि अब तो तेरी तनख्वाह में मेरा भी आधा हिस्सा मुकर्रर हो गया है। बात सिर्फ तेरे नुकसान की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो मैं चलूँ? सुनील अपना गिलास खाली करके उठता हुआ बोला। हाँ, और जाते ही राजी खुशी की खबर लिखना। रास्ते में किसी अजनबी से न बात करना, न उससे कोई खाने पीने की चीज़ कबूल करना। टिकट संभाल के रखना। पैसे 2-4 जेबों में रख लेना। सामान का खास ख्याल रखना। पहुंचकर बड़ों को पैरी पौना करना और बच्चों को प्यार देना। समझ गया? जवाब में सुनील जोर जोर से हंसने लगा। हंस्या ही कंजर। फिर रमाकांत भी हंसता हुआ बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।